मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईडी के अधिकारियों को जो बताया वो भी आगे की कार्रवाई का एक बड़ा आधार साबित हो सकता है। इस मामले की पूरी क्रोनोलॉजी को आज आपको समझना चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जब इस साल नेशनल हेराल्ड केस में अपनी जांच तेज की तो सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से ही पूछताछ हुई थी। खड़गे और पवन बंसल ये दोनों यंग इंडियन कंपनी के अधिकारी हैं और इनके बयानों के आधार पर ईडी ने जो तथ्य और सबूत जमा किए उसके आधार पर जून में राहुल गांधी से पूछताछ की गई और फिर जुलाई में सोनिया गांधी से भी पूछताछ हुई। इतनी पड़ताल के बाद जब ईडी के पास पुख्ता सबूत और दस्तावेज जमा हो चुके हैं और इसका अंदाजा राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अब हो चुका है कि ईडी के पास उनके खिलाफ काफी अहम सबूत हैं, यही वजह है कि जैसे जैसे ईडी अपनी जांच आगे बढ़ा रहा है वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है और यही इस विश्लेषण का दूसरा अध्याय भी होगा। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आजकल इतने क्रोध में हैं, इतने विचलित हैं कि आज उनका एंग्री यंग मैन वाला रूप देखने को मिला। आज आपको एंग्री राहुल का बयान जरूर सुनना चाहिए और इसे सुनकर आपको 70 के दशक की फिल्मों की याद आ जाएगी जब उन फिल्मों में आपको एंग्री यंग मैन का किरदार दिखाई दिया करता था। ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे। हम चुप नहीं होने वाले हैं। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहिए कुछ भी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। रण छोड़ने भी नहीं देंगे और भागने भी नहीं देंगे। मतलब बीजेपी संबित पात्रा कह रहे हैं कि भागने नहीं देंगे और रण की बात कर रही है, लड़ाई की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। भागने की कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए, सुनिए बात, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा काम है, जो सुनिए बोलने दीजिए, ठीक है। जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद। अब राहुल गांधी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, एंग्री यंग इंडियन की तरह आपके सामने भी आ रहे हैं और कह रहे हैं कि वो तो लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं, वो देश की रक्षा कर रहे हैं, देश के लोगों की रक्षा कर रहे हैं। अब बड़ी बात यह है जो समझ से बाहर है किसी के भी, वो ये है कि यंग इंडियन और एजेएल और नेशनल हेराल्ड में ये जो घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके जरिए बहुत सारा पैसा कमाया गया है, ये भ्रष्टाचार करके गांधी परिवार किस तरह लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है, गांधी परिवार कैसे भारत की रक्षा कर रहा है और गांधी परिवार कैसे आप सब की, जो कि भारत के 140 करोड़ लोग हैं, आप सबकी रक्षा कर रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये पूरा जो घोटाला है ये सब देश के लोगों के लिए किया गया है, इससे देश के लोगों को कुछ फायदा होने वाला था? लेकिन गांधी परिवार पूरे देश के सामने अब यही इंप्रेशन बना रहा है, यही छवि बना रहा है कि वो देश के लिए एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वो क्रांतिकारी हैं और इसी बात की उन्हें सजा दी जा रही है और इसलिए ईडी की ये कार्रवाई हो रही है। हम तो ये कहना चाहेंगे कि इस देश में आज भी अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट तक वो जा सकते हैं और अगर उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है और अगर उन्होंने वो पाक साफ हैं तो अदालतों से उन्हें जरूर हर हालत में राहत मिलेगी। उन्हें घबराने की कोई बात ही नहीं है, इतने गुस्से में आने की, इतना क्रोध करने की कोई बात इसमें है ही नहीं। उन्हें सीधे अदालत में जाना है और अदालत से उन्हें राहत मांगनी है और अगर उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया है जो गलत हो तो अदालत से उन्हें कानूनी रूप से बाकायदा जरूर राहत मिलेगी। राहुल गांधी के तेवर ऐसे हैं मानो वो देश के किसी गंभीर विषय पर बहुत ही विचारोत्तेजक बयान दे रहे हैं। इन तेवरों में आपको विक्टिम कार्ड भी दिखाई देगा। देश के किसी भी बड़े मुद्दे पर राहुल गांधी के अंदर इतना गुस्सा आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। वो गुस्सा तब होते हैं, उन्हें तब क्रोध आता है जब उनके परिवार तक जांच की आंच पहुंच जाती है और वो नाराज तब होते हैं जब देश की जांच एजेंसी उनके परिवार से पूछताछ करने लगती है। जब राहुल गांधी का सामना सवालों से होता है तो वो कभी सत्याग्रह करते हैं, कभी सत्य और लोकतंत्र के लिए संघर्ष जैसी बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। मोदी से तो मैं मतलब बिल्कुल नहीं डरता हूँ। जो कि घर के बाहर पे बैरिकेडिंग हुई है उसको कैसे देखते हैं आप सर? और लगाएं और बैरिकेडिंग करें। और सर आपको जिस तरह से कल एआईसीसी मुख्यालय को भी बैरिकेड किया गया, बैरिकेड करो। सच्चाई को बैरिकेड नहीं करा जाता। सब ठीक है, बढ़िया और करिए। सच्चाई को बैरिकेड नहीं, क्यों करना चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं?
क्या राहुल गांधी जी डरेंगे? राहुल जी, कल जो आप लोग का कार्यक्रम है वो आप वो कह रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। नोटिस आया है केसी वेणुगोपाल का कि अनएम्प्लॉयमेंट प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन क्या किया? पुलिस ने मना किया है, प्रोटेस्ट करेंगे, परमिशन नहीं दे रही पुलिस। आप लोग का प्रोटेस्ट जारी रहेगा तो रोकिए, बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल। जनता जनार्दन बड़े स्पष्ट रूप से कह रही है, न रण होगा और न रन होगा, RUN रन। Neither you should fight against the system, nor you should run away from the system. देश का जो संविधान है, देश का जो कानून है, वो सबके लिए बराबर है। कानून के हाथ लंबे होते हैं और कानून किसी को छोड़ता नहीं है। आज नहीं तो कल कानून आपके गिरेबान तक पहुंच ही जाता है, और यदि आपने गलती नहीं की है तो डरने की कोई बात ही नहीं है। आपको हैरानी होगी कि राहुल गांधी के इस नैरेटिव के साथ बड़ी संख्या में विरोधी दलों के नेता अब उनके साथ खड़े हुए नजर आते हैं। 18 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी है और इन सब की मांग है कि ईडी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत जो अधिकार प्राप्त हैं, जो विशेष अधिकार प्राप्त हैं, वो सही नहीं है, उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो आदेश अपना सुनाया था जिसमें ईडी के इन अधिकारों को बरकरार रखा गया था, ये सारे नेता दोबारा सुप्रीम कोर्ट गए हैं और कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। अब आप समझिए कि सारे के सारे राजनीतिक दल जो विपक्ष में बैठे हैं, ये कांग्रेस पार्टी का साथ क्यों दे रहे हैं और ये सभी लोग ईडी से इतना डरे हुए क्यों हैं? ये सारे के सारे नेता इसलिए डर गए क्योंकि पिछले 20 साल में प्रवर्तन निदेशालय इतना सक्रिय कभी नहीं रहा जितना 2014 के बाद रहा है, या ये कह लीजिए जितना मोदी सरकार के आने के बाद हुआ है। और अब हालत यह है कि महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक और झारखंड से लेकर इस देश के किसी भी कोने तक आप अंदाजा लगा लीजिए, अलग अलग विपक्षी पार्टियों के नेता इस वक्त अलग अलग जांच के दायरे में हैं। उनके घरों से कभी पैसा निकलता है, कभी कोई घोटाले की बात निकलती है, भ्रष्टाचार के मामले लगातार खुल रहे हैं। वो सही हैं या नहीं है, इसकी कोई गारंटी तो हम नहीं दे सकते, वो तो जांच एजेंसियां आगे बताएंगी और अदालत में जब ये मामले चलेंगे तो पता चलेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि विपक्ष के तमाम नेता इस समय ईडी से डरे हुए हैं और हर नेता को यह डर सता रहा है कि उसका नंबर न जाने कब आ जाए। अभी हाल ही में आपने देखा होगा शिवसेना के नेता संजय राउत को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी की तस्वीरें देखकर विपक्ष के तमाम नेता डरे हुए हैं कि न जाने उनके साथ भी ऐसा कब हो जाए। इसलिए उनके पास और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि ये सारे लोग एकजुट हो जाएं। तो एक बड़ी बात यह है कि ईडी ने सारे हमारे विपक्षी दलों को एकजुट कर दिया है, वो एक साथ आ गए हैं। इस देश का कोई और मुद्दा इन सारे दलों को एकजुट नहीं कर पाया, ना महंगाई कर पाई, ना देश की आंतरिक सुरक्षा कर पाया, ना आतंकवाद कर पाया, ना GST कर पाया, ना कोई और बड़ा मुद्दा कर पाया, ना गरीबी कर पाई। लेकिन ईडी को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि ईडी ने हमारे देश के तमाम विपक्षी दलों को एक सूत्र में बांध दिया है और किसी भी लोकतंत्र के लिए बड़ी अच्छी बात होती है जहां विपक्ष में एकता दिखाई दे। अब ये विपक्ष जब एक हुआ है तो अब ये नरेंद्र मोदी को अच्छी चुनौती दे सकता है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के अलावा आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को भी ईडी ने हवाला कांड में जेल भेजा हुआ है, आपको याद होगा। महाराष्ट्र में शिवसेना के नेता संजय राउत भी इस समय पात्रा चौल घोटाले में गिरफ्तार उन्हें किया गया है, वो भी इस समय ईडी की कस्टडी में चल रहे हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी के भी दो बड़े नेता नवाब मलिक और अनिल देशमुख इस समय जेल में हैं। इन दोनों के खिलाफ भी ईडी की जांच चल रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के मंत्री रह चुके पार्थ चटर्जी भी पकड़े गए हैं, उन पर भी एक घोटाले में रिश्वत खाने के आरोप हैं। अब आप समझ सकते हैं कि सड़क से लेकर संसद तक सभी विपक्षी नेता क्यों एक स्वर में ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। संसद में तो रोज ही ईडी की कार्रवाई के खिलाफ हंगामा आजकल हो रहा है और आज तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में यह शिकायत कर दी कि जब संसद का सत्र चल रहा है तो ईडी उन्हें पूछताछ के लिए कैसे बुला सकता है। और पार्लियामेंट में एक सदस्य हूं और लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी, लेकिन मुझे इस वक्त पार्लियामेंट जब चल रहा है तो ईडी का समन आता है, आप जल्दी आइए। और दूसरी चीज, प्रियंका जी डोंट डिस्टर्ब, प्रियंका जी डोंट डिस्टर्ब प्लीज। और मुझे 12:30 12:30 को मुझे जाना है क्योंकि मैं
वो कानून के तहत मैं अवॉइड करना नहीं चाहता हूं, मैं कानून का पालन करना चाहता हूं। लेकिन इस वक्त ईडी बुलाना, मुझे समन करना जब पार्लियामेंट सदन है, चल रहा है, क्या ये उचित है? इस जगह इस तरीके से अगर हम चलेंगे, क्या डेमोक्रेसी हमारी जीवित रहेगी? क्या संविधान के तहत हम चलेंगे? तो ये वो पर्पसली ये कर रहे हैं कि हमको डिमोरलाइज करने के लिए, हमको खत्म करने के लिए, डराने के लिए। हम करेंगे नहीं, हम फाइट करेंगे। शायद इनके जमाने में जब इनकी सरकार चलती थी तो ये लोग इंटरफेयर करते होंगे। हमारी सरकार वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो कानून व्यवस्था अपना काम करता है। और इस पर्टिकुलर विषय में तो माननीय उच्च सदन में जो सुप्रीम कोर्ट है भारत का, वहां तक के विषय गया है। और जो कांग्रेस की अपेक्षा है, जो कांग्रेस के होता है, वो आज और कानूनी व्यवस्था उसके ऊपर कार्रवाई है वो कर रहा है। अब बड़ी बात यह है कि अगर संसद सत्र में है, संसद का सत्र चल रहा है और ऐसे में किसी नेता को, किसी सांसद को पूछताछ के लिए बुला लिया जाता है, तो इसमें क्या परेशानी होनी चाहिए? और खास तौर पर वो सांसद जो ये दावा कर रहे हैं कि हमने कोई गलत काम नहीं किया है, तो फिर ऐसे में तो उन्हें खुद कहना चाहिए कि आप हमें कहीं भी पूछताछ के लिए बुला सकते हैं और हम डरते नहीं। एक और बड़ी बात यह है कि जो संसद का जो मंच है, ये देश की जनता के मुद्दों को उठाने के लिए है, ये आपके फायदे की जो चीजें हैं उन पर बहस करने के लिए है। लेकिन नेता जब अपने फायदे के लिए, अपने पर्सनल मुद्दों को लेकर संसद के मंच का इस्तेमाल करने लगते हैं, अपने भ्रष्टाचार से बचने के लिए या अपने व्यक्तिगत मामलों को लेकर संसद का समय का दुरुपयोग करते हैं, तो ये जनता के साथ भी एक धोखा है।